हाय, माय नेम इज़ ज़ेबा बख्तियार और आज की जो टॉपिक है वो है एमसीक्यू टीचिंग एप्टीट्यूड के 5 क्वेश्चंस। आज से मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज स्टार्ट करूंगी हर शिफ्ट की। तो आज जो है वो 25 जून 2025 मॉर्निंग शिफ्ट की पेपर 1 की 5 क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड की मैं डिस्कस करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, the role of a teacher in supporting experiential learning can't be of the। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को सपोर्ट करने में टीचर की रोल इनमें से क्या नहीं हो सकती। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में इनमें से इनमें से इनमें से कहाँ पर टीचर का रोल नहीं हो सकता। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को सपोर्ट करने में टीचर की रोल इनमें से क्या नहीं हो सकता। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा जहाँ पे टीचर का रोल नहीं रहेगा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में। तो हम एक एक कर कर एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट, कोच। कोच का मतलब होता है टीचर टीचर गाइड करता है, मोटिवेट करता है अपने स्टूडेंट को। स्टूडेंट को खुद ही सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, लेकिन हेल्प कौन करता है, मोटिवेट कौन करता है, टीचर यानी कोच। ठीक है, तो ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। मतलब स्टूडेंट खुद से ही अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, खुद से ही अपना काम कर रहे हैं, लेकिन टीचर यहाँ पे आकर क्या करेंगे, स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं, है ना, गाइड करते हैं। तो कोच क्या हो गया, तो कोच जो है ये एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में स्टूडेंट को क्या कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, है ना, मोटिवेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो टीचर का रोल है। मेंटर, ये क्या है, टीचर लॉन्ग टर्म सपोर्ट करता है, यहाँ पे लंबे अरसे तक क्या करता है, सपोर्ट करता है। स्टूडेंट को खुद ही सब चीज करना, अपना डायरेक्शन खुद ही ढूंढना है। अगर वो कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, स्टूडेंट कोई प्रोजेक्ट बना रहा है, तो उसको अपना सोल्यूशन खुद ही फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ पे टीचर जो है ना, स्टूडेंट को हेल्प करता है ना, उसको सोल्यूशन फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। उसके बाद ट्यूटर। ट्यूटर क्या है, ये भी ट्यूटर जो है ये स्पेसिफिक टॉपिक को समझाता है। कोई भी डॉट, कोई भी क्लियर, मान लो कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई डॉट हो या कोई क्लियर हो, तो यहाँ पे टीचर बताएगा कि डॉट को क्लियर करेगा, कोई भी टॉपिक समझाएगा, है ना, किसी तरह का डॉट है ना, उसको क्या करेगा, क्लियर कर देगा, है ना। तो यहाँ पर भी ट्यूटर क्या होता है, ये ट्रेडिशनल मतलब ट्यूटर मतलब ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, लेकिन यहाँ पर भी टीचर का रोल होता है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में यहाँ पर भी ट्यूटर आके बताएगा टीचर की, तुमको इस तरह से कोई टॉपिक है कि सर हमको ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो वो टीचर क्या करेगा, उस टॉपिक से रिलेटिव जो भी डॉट वगैरह रहेंगे वो क्लियर कर देंगे। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है ना, यहाँ पर टीचर का कोई रोल नहीं होता, ये टेक्नोलॉजी है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जब हम लोग एक्सपेरिमेंटल लर्निंग करते हैं तो इसको हम लोग लर्नर सेंटर भी बोलते हैं, सेंटर भी बोलते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो लर्नर सेंटर अप्रोच होता है या जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होता है, तो यहाँ पे टीचर का रोल होता है। अभी हम लोग पढ़े, बिल्कुल होता है। टीचर यहाँ पे एज ए कोच रोल कर सकती है, एज ए मेंटर, एज ए ट्यूटर भी रोल कर सकती है, कोई डाउट क्लियर कर सकती है, एज ए फैसिलिटर भी रोल कर सकती है। ये पीवाई की क्वेश्चन है, एज ए फैसिलिटर। फैसिलिटर भी टीचर यहाँ पे रोल करती है ना। टीचर क्या करती है, लर्नर को यहाँ पर आकर सपोर्ट करती है एज ए फैसिलिटर। कहाँ पर, लर्नर सेंटर या एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में। तो याद करना है, टीचर का रोल होता है डायरेक्ट, इसको इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है।
एक्सपेरिमेंटल लर्निंग या लर्नर सेंटर में टीचर का रोल क्या होता है? एज ए कोच, एज ए मेंटर, एज ए ट्यूटर, एज ए फैसिलेटर। और ये PYQ क्वेश्चन है कि लर्नर सेंटर में टीचर का रोल क्या होता है? तो एज ए फैसिलेटर वो स्टूडेंट को हेल्प करता है। या प्रोजेक्ट मेथड में टीचर का रोल क्या होता है? एज ए फैसिलेटर, एज ए कोच आके स्टूडेंट को मोटिवेट करता है, किसी तरह का डाउट होता है वो क्लियर करता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि कोच मतलब क्या? गाइड करना, स्टूडेंट को स्टेप बाय स्टेप बताना, है ना, गाइड करना। गिव एडवाइस एंड शेयर एक्सपीरियंस, मेंटर का मतलब एडवाइस देना, है ना, एक्सपीरियंस शेयर करना कि देखो इस प्रोजेक्ट से रिलेटिव इस तरह से ये करना है। ट्यूटर का मतलब होगा हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के बारे में समझाना। लेकिन टेक्नोलॉजी इज नॉट ए रोल ऑफ ए टीचर, टेक्नोलॉजी कोई टीचर का यहाँ पे रोल नहीं होता। ये तो टेक्नोलॉजी टूल, एक मीडिया में, जैसे कंप्यूटर, ऐप, स्मार्ट बोर्ड, ये सब क्या है? ये सब टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का मतलब क्या है? लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपेरियंसिंग मतलब एक्सपेरिमेंट कर कर, प्रोजेक्ट कर कर आपको लर्न करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ए सेल्फ जनरेटेड फीडबैक। सबसे पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि इसमें से सेल्फ जनरेटेड फीडबैक का मतलब होता क्या है। जब जब आप अपनी परफॉर्मेंस को खुद देखते हैं, खुद समझते हैं और खुद इम्प्रूव करते हो, है ना, बिना किसी एक्सटर्नल पर्सन के यूज या कोई बिना किसी एक्सटर्नल पर्सन के हेल्प से, जब आप अपने आप को खुद ही समझते हैं, खुद अपनी परफॉर्मेंस को समझते हैं, है ना, और अपने कि मेरे मेरे अंदर कितना इम्प्रूव हुआ, है ना, मेरे मेरे परफॉर्मेंस कैसा था, है ना, तो उसको ही सेल्फ जनरेटेड बोलते हैं। सेल्फ जनरेटेड का मतलब क्या है? जब आप अपने खुद ही अपने परफॉर्मेंस को एनालिसिस करते हैं, है ना, अपने अंदर कितना इम्प्रूव हुआ है वो खुद ही समझते हैं, है ना, उसको ही क्या बोलते हैं? सेल्फ जनरेटेड फीडबैक। मान लो कि आप किसी मान लो कि आपने यूजीसी यूजीसी नेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, ठीक है, प्रिपरेशन स्टार्ट किया। उसके बाद 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ आप देखेंगे कि आपके अंदर कितना कितना चेंजिंग आया। क्या आपने जीरो से स्टार्ट किया, जीरो के बाद उसके बाद आप देखेंगे कि मेरे में कितनी इम्प्रूवमेंट हुआ, है ना। क्या 1 मंथ में मैंने कुछ सीखा या नहीं सीखा, मेरे अंदर कितना इम्प्रूवमेंट आया, है ना। वो जब आप कर रहे हैं ना, वो सेल्फ जनरेटेड फीडबैक है। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि सेल्फ जनरेटेड के अंदर नहीं आएंगे? मैं एक एक ऑप्शन को समझाऊंगी। चलिए पहले इसका आंसर है एश्योरेंस, और मैं एक एक आंसर को समझाऊंगी। सबसे पहले प्रीव्यूइंग का मतलब समझते हैं। प्रीव्यूइंग का मतलब क्या होता है? प्रीव्यूइंग का मतलब होता है काम शुरू करने से पहले सोचना या प्लान बनाना, ठीक है। काम शुरू करने से पहले आप सोचेंगे, है ना, और प्लान बनाएंगे। काम शुरू करने से पहले जब आप सोचते हैं या कोई भी प्लान बनाते हैं, मान लो कि आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है या आपको कोई आर्टिकल लिखना है, तो आर्टिकल लिखने या प्रोजेक्ट बनाने से पहले आप क्या करते हैं? सोचते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगे, इसको स्टार्ट में कैसे करूं, है ना, इस तरह से आप सोचते हैं। तो ये भी क्या हो गया? सेल्फ जनरेटेड फीडबैक, क्योंकि आप खुद से सोच रहे, खुद से कर रहे हैं ना। तो ये भी हो गया सेल्फ जनरेटेड फीडबैक, क्योंकि यहाँ पे आप खुद से सोच रहे हैं कि मैं प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करूँ, किस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा, या आर्टिकल में कैसे लिखूँ। पहले आप एब्स्ट्रैक्ट होंगे, फिर इंट्रोडक्शन होंगे, फिर ऑब्जेक्टिव्स होंगे। इस तरह माइंड में आप क्या करते हैं? अपने माइंड में एक स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं। तो वो हो गया सेल्फ जनरेटेड फीडबैक। तो प्रीव्यूइंग भी क्या है? एक सेल्फ जनरेटेड फीडबैक है। रिट्रेसिंग का मतलब क्या होता है? रिट्रेसिंग का मतलब होता है अपने स्टेप को दोबारा देखना,
है ना, यानी रिव्यू करना, रिट्रेसिंग करना, मतलब आपने प्रोजेक्ट बना लिया, आर्टिकल बना लिया, फिर से उसको जाकर आप देख रहे हैं कि मैंने अपना आर्टिकल लिखा या प्रोजेक्ट जो भी लिखा, है ना, प्रोजेक्ट बनाया या आर्टिकल लिखा, वो मैं एक बार फिर से चेक करता हूँ कहीं गलत तो नहीं हुआ है, तो उसको बोलेंगे रिट्रेसिंग, है ना। तो ये भी क्या है, रिट्रेसिंग भी एक सेल्फ जनरेटेड फीडबैक है, क्योंकि यहाँ पे आप खुद से ही जाकर देख रहे हैं, खुद से ही फीडबैक ले रहे हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, अपने काम को ध्यान से देखना और एनालिसिस करना। आपने प्रोजेक्ट बना लिया या फिर आपने आर्टिकल लिखा, आप जाके अच्छे से देखेंगे, समझेंगे कि मेरा आर्टिकल कैसा है, क्या ये आर्टिकल अच्छा है ना। आप देखेंगे, दूसरों से भी कंपैरिजन करेंगे, उसका आर्टिकल ऐसा था, मेरा आर्टिकल ऐसा, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे कि मेरा आर्टिकल कैसा है, मेरा प्रोजेक्ट कैसा है ना, मैंने जो बनाया वो ठीक है कि नहीं, है ना, अच्छा है, इसमें और क्या ऐड करूं, क्या और कुछ ऐड करूं, इस तरह से आप ऑब्जर्व करते हैं ना, तो इसको इसको भी बोलेंगे सेल्फ जनरेटेड फीडबैक। ठीक है, लेकिन एश्योरेंस का मतलब क्या होता है, एश्योरेंस का मतलब होता है किसी और से कंफर्मेशन लेना या अप्रूवल लेना, है ना। किसी एश्योरेंस का मतलब होता है किसी दूसरे पर्सन से कंफर्मेशन लेना। मान लिया कि आपने आर्टिकल लिखा, ठीक है, आर्टिकल लिखने के बाद आपने अपने टीचर को दिखाया कि सर एक बार चेक कर दीजिए तो ये ठीक है कि नहीं, है ना। जब सर देखेंगे, आप बोलेंगे नहीं नहीं ठीक है, तुम्हारा तुमने जो आर्टिकल लिखा या प्रोजेक्ट लिखा ये ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, यानी टीचर ने कंफर्मेशन दे दिया, अप्रूवल दे दिया, यानी एश्योरेंस दे दिया, है ना, एश्योरेंस दे दिया। तो ये सेल्फ जनरेटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टीचर बोले नहीं तुम बहुत अच्छे बनाए, बहुत अच्छे से तुमने प्रोजेक्ट लिखा, आर्टिकल लिखा, तो ये एश्योरेंस दे रहे हैं कि हाँ तुमने अच्छा लिखा, तो ये सेल्फ जनरेटेड नहीं है, बल्कि मैं ये दूसरे से ले रही हूँ ना, तो इसलिए ये हो गया एश्योरेंस, सेल्फ जनरेटेड फीडबैक नहीं है। बाकी प्रीव्यूइंग, रिट्रेसिंग, ऑब्जर्वेशन, ये सेल्फ जनरेटेड फीडबैक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूम का टेक्सोनॉमी। यहाँ बोल रहा लोअर टू हायर। ब्लूम ने जो टेक्सोनॉमी दिया था, फर्स्ट जो था वो नॉन के फॉर्म में था, उसके बाद इन्होंने जो दिया वो वर्ब के फॉर्म में दिया। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे कि केस, मतलब इन्होंने बोला नॉलेज, तो ब्लूम का टेक्सोनॉमी को याद करने का तरीका क्या है, के केस, केस इन नॉलेज। नॉलेज का मतलब क्या है, आप किसी चीज को याद करते हैं, आपको कोई फैक्ट को बताया जाता है तो आप उस फैक्ट को याद करते हैं, है ना। मान लो कि आपको किसी ने वाटर का फॉर्मूला याद करवाया H2O, आप उसको याद करते हैं, है ना, माइंड में लेते हैं, याद करते हैं, तो वो क्या हो गया, नॉलेज लेना, है ना। फैक्ट को क्या किया आपने, याद कर लिया, अपने माइंड में रख लिया, उसको रिकॉल कर लिया, यानी आपने नॉलेज ले लिया। उसके बाद कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन का मतलब क्या है, अब इसको समझेंगे, है ना। अब वाटर का प्रोसेस को समझेंगे कि वाटर बनता कैसे है, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने तो वाटर का फार्मूला को याद कर लिया है कि H2O वाटर का फार्मूला है, लेकिन अब वाटर का साइकिल को समझेंगे कि वाटर साइकिल का प्रोसेस क्या है। ईवीएस में हम लोग पढ़ते हैं वाटर साइकिल का प्रोसेस, कि वाटर को कैसे साफ किया जाता है, वो समझेंगे। जब उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो यानी हम लोग क्या करें, कंप्रिहेंशन कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। उसके बाद एप्लीकेशन, सीख, जो चीज़ हम सीख लिए उसको अप्लाई करेंगे। हमने समझा वाटर को कैसे साफ करना है, तो अब अगर हम उसको अप्लाई करेंगे, यानी अब हम उसको करके देखेंगे कि हाँ ये जो मेथड है, पहले से वाटर को पहले बड़ा जो बड़ा जो कचरा होता है उसको पहले हटाया जाता है, तो उस तरह से हम भी पूरा प्रोसेस फॉलो करके देखेंगे, यानी अप्लाई करके देखेंगे। मैंने जो समझा
कॉम्प्रिहेंशन किया, अब उसको हम अप्लाई कर कर देखेंगे, रियल लाइफ में यूज़ करके देखेंगे। उसके बाद एनालिसिस करेंगे, क्या होता है, अब हम कंपैरिजन करेंगे, है ना। पार्ट पार्ट में क्या करेंगे, इसको तोड़ कर समझेंगे कि पहले हमने क्या किया, अप्लाई किया, अब हम उसको पार्ट पार्ट में करके समझेंगे। ठीक है, एनालिसिस करेंगे, क्या करेंगे, पार्ट में तोड़कर समझेंगे, है ना। रिलेशनशिप करके देखेंगे कि देख रहे उधर उन्होंने किया, हर तरह का है ना, उसको आप डिफाइन करके देखेंगे कि यहाँ पानी वाटर को साफ करने का बहुत सारा प्रोसेस है, तो हर प्रोसेस को देखेंगे कि इस प्रोसेस में बड़ा वाला कचरा साफ हो रहा, इस प्रोसेस में महीन वाला, एक और प्रोसेस है जहाँ पे बायोलॉजिक जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको साफ किया जाता है, तो इस तरह एनालिसिस कर कर ही समझेंगे। उसके बाद आया सिंथेसिस, अब उसको सब मिला देंगे कि वाटर प्रोसेस का तरीका ये है ना। पहले हम लोग चैम्बरिंग करते हैं, है ना। उसके बाद जो उसके बाद लास्ट में हम लोग मैक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह साफ करते हैं, वो सबको एक में मिला देंगे। अब सब एक साथ करके देखेंगे और लास्ट में देखेंगे वाटर साफ हुआ कि नहीं, तो हाँ, वाटर साफ हो गया, यानी इवोल्यूशंस क्या निकल के आया, साफ हो गया, वाटर क्या हो गया, साफ हो गया। पहले हमने क्या किया, पानी के फार्मूला के समझे कि पानी का फार्मूला क्या, H2O। फिर हमने समझा कि पानी का वाटर को साफ करने का साइकिल क्या है, तो हमको पता चला है कि चैम्बरिंग, सबसे पहले हम चैम्बरिंग करते हैं, है ना। जो बड़ा कचरा रहता है उसको हटाते हैं, फिर वाटर टैंक में रखते हैं, उसके बाद और भी बहुत सारा प्रोसेस फॉलो फॉलो होते होते उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया होता है उसको हटाते हैं ना। इस तरह से हम करते हैं, ये हमने समझा। फिर हम उसको अपने रियल लाइफ में अप्लाई करके देखेंगे। उसके बाद सबको तोड़ देंगे, समझेंगे कि ओ यहाँ पे जो है बड़ा कचरा हटता है, यहाँ पर जो महीन कचरा बच जाता है उसको नीचे रखा जाता है। उसके बाद लास्ट में हम क्या करते हैं, मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं उनको मारेंगे, पानी में जो बैक्टीरिया वगैरह रहता है। फिर सबको एनालिसिस कर करके समझ लिया कि किस पार्ट में क्या काम हो रहा है। फिर लास्ट में क्या करेंगे, सबको मिला देंगे, सिंथेसिस कर देंगे, और उसके बाद इवोल्यूशन करके देखेंगे कि पानी साफ हुआ कि नहीं साफ हुआ। ठीक है, ये ब्लूम का टैक्सोनॉमी है जो कि 1956 में इन्होंने दिया था। उसके बाद इसी को रिवाइज किया गया 2001 में, इसी को रिवाइज किया गया 2001 में। इसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पे है रिमेम्बर, है ना। रिमेम्बर का मतलब क्या, वही फैक्ट को रिकॉल करना, किसी चीज को याद करना। ठीक है, उसके बाद हमको किसी ने फैक्ट बताया, अब उस फैक्ट को हम समझेंगे। ठीक है, हमको किसी ने मतलब किसी ने बोला कि कोल्ड वार जो है 1945 से ही स्टार्ट हो गया था, तो अब मैं समझूंगी कि 1945 से क्यों स्टार्ट हुआ था, इसका रीजन क्या था, है ना। अब हम उसको अप्लाई करें, किसी चीज को हम पढ़ लिए, अब हम उसको अप्लाई करके देखेंगे। जैसे हम एग्जाम में क्वेश्चन एग्जाम देने गए, है ना, तो एग्जाम देने गए तो एग्जाम में हम उस क्वेश्चन को अप्लाई कर पा रहे हैं, क्योंकि मैंने तो कोल्ड वार के बारे में मैंने पढ़ा कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वार हुआ था, है ना। ये एक आइडियोलॉजिकल वार था। उसके बाद मैंने ये रिमेम्बर कर लिया, उसके बाद मैंने समझा कि ये वार कैसा था। मैंने तो पहले याद किया कि 1945 में कोल्ड वार हुआ था यूएसए यूएसएसआर के बीच में। फिर मैं उसको समझूंगी क्यों हुआ था, आइडियोलॉजी की वजह से हुआ था दोनों सुपर पावर के बीच में, है ना। अब हम उसको अप्लाई करके देखेंगे। अब मैं एग्जाम देने जाऊंगी तो मैं उसको लिख पा रही हूँ कि नहीं, है ना। उसके बाद मैं एनालाइज करूंगी, पार्ट पार्ट में तोड़ कर समझूंगी कि ओ 1945 में वार स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये वार धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, सब एक 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 पार्ट को देखेंगे कि ड्यूरिंग द कोल्ड वार क्या हुआ था। जैसे ड्यूरिंग द कोल्ड वार क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुआ था, है ना, बहुत सारे इवेंट हुए थे, वो सबको एक पार्ट 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 कर कर समझेंगे। उसके बाद जजमेंट निकालेंगे कि वो इन दोनों के बीच में ना वार हुआ था, कोल्ड वार। यहाँ पे विपिन को यूज नहीं किया, एवोल्यूशन करेंगे कि यहाँ पे विपिन को यूज नहीं किया गया था, ये विदाउट विपिन वार था, ये कोल्ड वार था, है ना। तो ये कोल्ड वार पूरा, ये कोल्ड वार किस टाइम में क्या से पूरा इवोल्यूशन निकालेंगे कि हाँ, ये एक आइडियोलॉजिकल वार था, दोनों अलग अलग आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही थी, इस वजह से ये वार हुआ था, है ना। यूएसए कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहा था और यूएसएसआर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा था, इस वजह से ये वार हुआ था, है ना। तो ये इवोल्यूशन निकालूंगी पूरा पढ़कर, उसके बाद लास्ट में मैं क्रिएट कर दूंगी, है ना, कि हाँ भाई इन दोनों के बीच में जो वार हुआ था वो आइडियोलॉजी के लेकर ही हुआ था। ठीक है, ये हो गया
2001 की ब्लूम को टेक्सोनोमी। और ये जो थी वर्ब के फॉर्म में थी। क्या है ये? रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, एनालिसिस, इवोलेट, क्रिएट। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से किस किस टेस्ट को इंस्ट्रूमेंटल असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है? इसमें से किसे असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट समझा जाता है? पहले हम ये समझेंगे कि असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या होता है। असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट वो टूल्स होते हैं जिनके थ्रू टीचर स्टूडेंट के लर्निंग लेवल मेजर करते हैं। असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या है? यहाँ पर टीचर क्या करते हैं? असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट का यूज कर है ना, इस टूल का यूज कर ये जानने की कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट का लर्निंग का लेवल क्या है। ठीक है, समझ में आ गया? असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट वो टूल्स होते हैं जिनके थ्रू टीचर स्टूडेंट्स का लर्निंग लेवल मेजर करते हैं। स्टूडेंट ने कितना सीखा है ये चेक करने की टूल है असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन सा असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट है। हम एक एक को समझेंगे। टेस्ट का मतलब क्या है? टेस्ट का मतलब है शॉर्ट या मीडियम लेवल का क्वेश्चंस होते हैं। इसमें शॉर्ट या मीडियम लेवल का क्वेश्चंस होते हैं। ये रेगुलर चेकिंग के लिए यूज होते हैं, है ना। क्लास टेस्ट, जैसे क्लास में टेस्ट आया, चलो क्लास टेस्ट दो, ये हो गया टेस्ट। तो यहाँ पे भी ये भी असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि यहाँ पर भी इससे भी पता चल रहा है स्टूडेंट का लेवल ऑफ मेजरमेंट। एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन क्या है? ये तो लार्ज स्केल टेस्ट है, ये फाइनल एग्जाम है ना। यहाँ पे फाइनल एग्जाम आएगी या बोर्ड का एग्जाम हो गई, है ना। तो ये भी क्या है भाई? असेसमेंट है, असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर भी लेवल ऑफ मेजरमेंट चेक किया जाता है। रूब्रिक्स क्या है? रूब्रिक्स जो है ये एक स्क्वेरिंग गाइड या स्क्रीन ग्रिड है। यहाँ पे स्टूडेंट का ओवरऑल चीज देखकर यहाँ पे स्कोर दिया जाता है। ये बताता है किस बेसिस पे मार्क्स मिलेगी। मतलब यहाँ पे हर ओवरऑल मतलब कंटेंट, ग्रामर, प्रेजेंटेशन सब अलग अलग होते हैं। तो रूब्रिक्स को असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर नहीं रखा गया है, आप लोग याद रखें। रूब्रिक्स में ओवर इस तरह का एक चार्ट बना हुआ रहता है रूब्रिक्स का, इस तरह से। और यहाँ पे हर एक चीज का दिया रहता है कि स्पेलिंग, ग्रामर, राइटिंग, इस तरह से मार्क्स दिया जाता है कि स्पेलिंग कितना है, सही है, ग्रामर क्या है, सही है ना, राइटिंग क्या है, नहीं, ठीक नहीं है। तो इस तरह से देखकर ओवरऑल एक स्कोर दिया जाता है। ठीक है, तो रूब्रिक्स को असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट के अंदर नहीं रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्कशीट। वर्कशीट क्या है? वर्कशीट को समझिए। वर्कशीट ये प्रैक्टिस सीट या क्वेश्चंस का सेट होता है। ये क्या होता है? प्रैक्टिस। ये जो है ना वर्कशीट जो होता है ना, ये प्रैक्टिस सीट या क्वेश्चन का सेट होता है। टीचर इसे स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग चेक करता है ना। वर्कशीट इसलिए दिया जाता है कि टीचर जो पढ़ाते हैं उससे रिलेटिव वर्कशीट दे दिए कि स्टूडेंट कर कर लाएगा, हमको समझ में आएगा कि स्टूडेंट ने उस टॉपिक को कितने अच्छे से समझा है। ठीक है, उसके बाद आ गया क्विजेस। क्विजेस क्या है? यहाँ पे क्विजेस में जो है ना शॉर्ट्स क्वेश्चंस होते हैं, है ना। शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे या फिर क्विक टेस्ट दे दो। तो ये असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट टेस्ट, एग्जामिनेशन, वर्कशीट और क्विज, ये सारे हैं। तो रूब्रिक्स को हटा दे। रूब्रिक्स
तो ABD हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर क्या है? ABD। रूब्रिक्स नहीं होगी, आंसर है डी। ऑप्शन डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले समझेंगे कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है। इंकरेजिंग स्टूडेंट्स डीप अप्रोचेस टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इसका मतलब क्या है? स्टूडेंट सिर्फ रट्टाफिकेशन ना करे, है ना, डीप अंडरस्टैंडिंग करे। स्टूडेंट को यहाँ पे इनकरेज किया जाता है कि आप डीप अप्रोच यूज करें, स्टडी के लिए आप डीप अप्रोच यूज करें। जब आप पढ़ाई करें तो आप क्या करें? डीप अप्रोच यूज करें, रट्टाफिकेशन ना करें। इनकरेज स्टूडेंट डीप अप्रोच टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि जब आप पढ़ें तो डीप अप्रोच यूज करें, अंडरस्टैंडिंग करें, सिर्फ रट्टाफिकेशन ना करें। ठीक है। नेक्स्ट है समेटिव फॉर्मेटिव असेसमेंट टू बी लर्निंग ओरिएंटेड। तो पहले हम इसका समझ लेते हैं कि इनकरेज स्टूडेंट डीप अप्रोच टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का ऑप्शन किससे मैच होगा? ये टू। ठीक है, इसका मतलब क्या है? द टास्क डिजाइन शुड बी अप्रोच फ्रॉम ए प्रोग्राम वाइड पर्सपेक्टिव। मतलब आप क्या करें, किसी भी कोर्स, किसी भी सब्जेक्ट को, है ना, वाइड पर्सपेक्टिव समझे, पूरा डीप में समझे, है ना। स्टूडेंट को इनकरेज किया जाता है कि आप किसी भी आप लर्निंग ऑब्जेक्ट, आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि डीप अप्रोच को समझे, और आप क्या करें, अपनी जो जो पूरा कोर्स या पूरा जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के हिसाब से अपने कोर्स को डिजाइन करें, है ना। बोल रहा है कि अपने द टास्क डिजाइन शुड बी अप्रोच फ्रॉम प्रोग्राम वाइड पर्सपेक्टिव। अपने सब्जेक्ट या अपने कोर्स के अकॉर्डिंग, है ना, अपनी अपने टास्क को डिजाइन करें, उसको वाइड समझें, किसी भी चीज को वाइड, पूरे पूरे डीप से समझें, पूरे पर्सपेक्टिव, उसके डीप पर्सपेक्टिव से समझें। तो ए का तो टू हो गया। फिर 2 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 2 नंबर क्वेश्चंस में क्या बोला जा रहा है? 2 नंबर बी में बोला जा रहा था सबमिट, ये जो है ना, सबमेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट टू बी लर्निंग ओरिएंटेड। हर टाइप का असेसमेंट, यहाँ पे टेस्ट भी होता है, यहाँ पे एग्जाम भी होता है ना, यहाँ पे टेस्ट भी होता है, एग्जाम भी होता है। ये लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए होता है। सबमेटिव और फॉर्मेटिव जो टेस्ट है ना, सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं होता, बल्कि यहाँ पे लर्निंग को इम्प्रूवमेंट भी किया जाता है ना। इससे लर्निंग में इम्प्रूवमेंट भी आती है सबमेटिव और फॉर्मेटिव टेस्ट से। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बी का 4 हो जाएगा। बोले कि द सबमेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट टू बी लर्निंग ओरिएंटेड, मतलब कि यहाँ जो सबमेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट है ये लर्निंग ओरिएंटेड के लिए होती है। मतलब यहाँ पे टेस्ट एग्जामिनेशन, यहाँ पे जैसे फॉर्मेटिव में हम लोग क्या करते हैं, ड्यूरिंग द क्लास टेस्ट लेते हैं, और सबमेटिव में हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम भी लेते हैं। तो ये दोनों टाइप का टेस्ट हो गया, ड्यूरिंग द क्लास भी टेस्ट हो गया, है ना, और फाइनल एग्जामिनेशन भी हो गया, सबमेटिव और फॉर्मेटिव मिला के। तो बोला ए वैरायटी ऑफ असेसमेंट फॉर स्टूडेंट मोटिवेशन। एक स्टूडेंट है ना, एक मान लो ये एक स्टूडेंट है, तो इस स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए इसका वैरायटी ऑफ असेसमेंट करना पड़ेगा, मतलब इसको डिफरेंट टाइप का टेस्ट करना पड़ेगा। मतलब इसका इसका लर्निंग कैसे इम्प्रूव होगा, हम इसका सबमेटिव टेस्ट भी लेंगे, ठीक है, और हम इसका फॉर्मेटिव टेस्ट भी लेंगे। पहले क्लासरूम में क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग ले लेंगे ना, टेस्ट ले लेंगे ड्यूरिंग द क्लास, है ना। उसके बाद क्या होगा, लास्ट में फाइनल एग्जाम होगा। तो यहाँ पे वही बोल रहा कि लर्निंग ओरिएंटेड जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वैरायटी ऑफ असेसमेंट फॉर स्टूडेंट मोटिवेशन, मतलब स्टूडेंट को टेस्ट भी लेना चाहिए और फाइनल एग्जाम भी लेना चाहिए। तो बी का 4 हो गया। उसके बाद सी का 1। अब सी का 1 को हम समझते हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहा, फैसिलिटिंग डायलॉजिक फॉर्म ऑफ फीडबैक। इसका मतलब है फीडबैक वन वे हो ना हो, फीडबैक जो है ना वन बैक। यहाँ पे बोला देखो, डायलॉग का मतलब क्या होता है, दो लोगों के बीच में
डिस्कोर्स करना, दो लोगों के बीच में किसी टॉपिक को लेकर डिस्कस करना। तो बोला कि फीडबैक जो है ना वो डायलॉजिक होना चाहिए। ठीक है, फीडबैक क्या होना चाहिए, डायलॉजिक होना चाहिए। मतलब फीडबैक वन में ना हो, टीचर और स्टूडेंट के बीच डिस्कशन हो। यहाँ पे फैसिलिटिंग डायलॉजिकल फॉर्म ऑफ फीडबैक, मतलब यहाँ पे बोला कि फीडबैक का जो फॉर्म होगा ना वो डायलॉजिकल होना चाहिए। टीचर और स्टूडेंट के बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में फीडबैक होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला कि फीडबैक शुड बी एम्बेडेड विद इन द असेसमेंट प्रैक्टिस। बिल्कुल, फीडबैक जो होगा, है ना, फीडबैक जो होगा यहाँ पर ही बहुत सारे लोग होंगे, है ना, टीचर भी होंगे, स्टूडेंट भी होंगे। फीडबैक वन वे नहीं होनी चाहिए। फीडबैक जो है वो वन वे नहीं होनी चाहिए। फीडबैक का मतलब है एक तरह का असेसमेंट होता है। यहाँ पे टीचर क्या करता है, पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वॉल्विंग सम पर्सनल स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट। स्टूडेंट अपना एफर्ट, इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट डाले। ठीक है ना, यहाँ पे स्टूडेंट को अपना पर्सनल इन्वॉल्वमेंट भी डालना होगा। कहने का मतलब ये है कि हम आप लोगों को कितना भी पढ़ा दें क्लास में, है ना, लेकिन आपको अपना भी कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। ऑप्शन डी ये बोल रहा है। तो ये डी का 3 हो जाएगा। ग्रेट सेंस ऑफ ऑनरशिप बाय स्टूडेंट, स्टूडेंट को ज़्यादा से अपना से अपने तरफ से भी एफर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल ये इससे मैच हो रहा कि स्टूडेंट को अपना अपना 100% एफर्ट डालना होगा, है ना। पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होना होगा। स्टूडेंट को अपना ग्रेट सेंस ऑफ ऑनरशिप बाय स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट को भी 100% अपना एफर्ट दिखाना होगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। ये क्वेश्चंस, ये 5 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डे 5 क्वेश्चन आएंगे दूसरे सेट के।